नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। आज बड़ी बहस में हम बात करेंगे योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। इसको लेकर के सीएम योगी ने जनता के सामने अपने सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को संबोधित करते हुए सरकार के कामकाज का हिसाब दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि रोजगार, कानून व्यवस्था से लेकर के हर एक सरकारी योजना आपके सामने है। सीएम योगी ने दावा यह किया कि 4.5 साल में सरकार ने 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। सीएम ने यह भी कहा कि 4.5 साल के दौरान प्रदेश के अंदर कहीं भी दंगा नहीं हुआ है, अपराधियों की संपत्तियों को जब्त किया गया है और किसी भी अपराधी की अब जाति और धर्म को नहीं देखा गया है। सपा बसपा पर हमला करते हुए सीएम ने कहा कि इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो अपने लिए बड़ी बड़ी हवेलियां बनाते थे। पहले की सरकारों में बड़ी बड़ी हवेली बनाने की होड़ चलती थी। पिछले 4.5 साल में हमने 42 लाख गरीबों के लिए आवास को बनाया है। दूसरी तरफ सीएम योगी की उपलब्धियों पर अब विपक्ष ने सवाल उठाए। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए था कि 4.5 वर्षों पर जनता के सवालों का जवाब दें, लेकिन नहीं, फिर से झूठ झूठ और सिर्फ झूठ। मायावती ने ट्वीट करके कहा कि भाजपा सरकार के द्वारा बदलाव के 4.5 वर्ष का विज्ञापन दावे हवा हवाई और जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने आज 16 पेज के 16 आने झूठ को प्रकाशित किया है। तो आज बड़ी बहस को शुरू करने से पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए जो देश में आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है, उस प्रदेश के लिए सुरक्षा और सुशासन के दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन दो क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं पिछले 4.5 वर्षों के दौरान, इसने पूरे प्रदेश के परसेप्शन को देश में भी और दुनिया में भी बदला है। ज्यादा पुरानी बात मैं नहीं, केवल इससे ठीक पहले का जो कार्यकाल था उसमें देखा होगा कि हर तीसरे चौथे दिन एवरेज एक बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। अपराधी और माफिया किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र का रहा हो, पूरी सख्ती के साथ कानून के दायरे में उसे ला करके उसके खिलाफ पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई भी की गई। 1800 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी संपत्ति जब्त की गई और जब्त करने के साथ साथ जहां पर उन्होंने अवैध निर्माण किए थे वहां पे ध्वस्तीकरण के लिए भी कार्रवाई पूरी मजबूती के साथ चली है। प्रदेश के अंदर सुशासन की क्या स्थिति थी? मुख्यमंत्री बनते थे, अपने स्वयं के आवास बनाने के लिए उनमें होड़ लगती थी, सरकारी बंगले गिराए जाते थे, स्वयं के मकान बनाने के लिए और अपने लिए हवेली, बड़ी बड़ी हवेली बनाने के लिए उनमें एक प्रतिस्पर्धा चलती थी। लेकिन ये 4.5 वर्ष प्रदेश के अंदर सुशासन को समर्पित थे, लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार सुशासन को समर्पित थे और हम लोगों ने अपने आवास नहीं बल्कि हम लोगों ने प्रदेश के 42 लाख गरीबों के आवास बनाए हैं। प्रदेश के अंदर पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी गई। किसी भी नौकरी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, चेहरा देख करके नहीं, प्रदेश के अंदर योग्यता के आधार पर रिजर्वेशन के नियमों का पालन करते हुए प्रदेश के हर नौजवान को उसका हक देने का कार्य प्रदेश के अंदर किया गया था। ये सभी नियुक्तियां वर्षों से लंबित थी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमने आपको इसलिए सुनवाया क्योंकि आप देखें कि लोकतंत्र के अंदर यही खूबसूरती है कि चुनी हुई सरकार जनता के बीच में जाकर के अपने किए गए कामों का जिक्र करे और बताए कि उसने इस वक्त कितने काम को किया, उन्होंने जो वादे किए उसमें वो कितना खरा उतरे। ये काम
एक जिम्मेदारी के तौर पर, एक नैतिक दायित्व के तौर पर भी होना चाहिए, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, क्योंकि उनकी अगुवाई में सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर है, आज वो हुआ। इसी लोकतंत्र की खूबसूरती ये भी है कि जनता एक विपक्ष को भी चुनती है और विपक्ष का काम यह है कि उन दावों की पड़ताल करे और वो बताए कि आखिर आज जो बात कही गई है उसमें सच्चाई कितनी है और क्या वाकई में ये जो काम है वो हुए हैं और लोगों तक उसका लाभ पहुंचा है कि नहीं। और आज वही तस्वीर उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिली। एक तरफ मुख्यमंत्री ने इन उपलब्धियों को गिनवाया कि किस तरीके से 4.5 साल के अंदर हमने इन कामों का जिक्र किया है और ये काम हमने जनता के लिए किए हैं, जनता के हित में किए हैं, लेकिन उस पर विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए गए कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार जो बात कह रही है उसके अंदर कितनी सच्चाई है। आप देखें, चाहे अखिलेश यादव के ट्वीट को, मायावती के ट्वीट को आप देखें या फिर प्रियंका गांधी के ट्वीट को आप देखें, सभी ने इन उपलब्धियों को लेकर के कई सवाल खड़े किए हैं और ये होता है। और इस बार भी आप देखें कि जब ये उपलब्धियों का जिक्र हुआ तो उसके बाद आज इस पर सवाल उठे और ये सवाल उठने लाजमी भी थे, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि चुनी हुई सरकार ये बताए उसने क्या किया है और विपक्ष भी ये बताए कि आखिर उसमें सच्चाई कितनी है। आज इसी पर हम भी चर्चा करेंगे। फिलहाल 2 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवाता हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में। अशोक पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अशोक पांडे जी, आपका भी स्वागत। और कुछ और मेहमान भी अभी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ भी चर्चा को फिर और आगे बढ़ाएंगे। अशोक जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री की तरफ से 4.5 साल का जो ब्यौरा रखा गया, जाहिर बात है आप लोग सरकार चला रहे हैं, ये बताना आप लोग का दायित्व है कि आप लोगों ने क्या किया। विपक्ष ने बहुत सवाल खड़े किए, अखिलेश यादव से लेकर के मायावती से लेकर के और हम लोगों ने प्रियंका गांधी तक के सबके ट्वीट्स को देखा है। जो सवाल उठा रहा है विपक्ष, में चाह रहा हूं कि उसका भी काउंटर साथ में करते चलें, क्योंकि उन उपलब्धियों के साथ में उन लोगों ने सवाल भी उठाए हैं। आपका पहला रिएक्शन अशोक पांडे जी मैं इस पर चाहूंगा। आपको बता दें कि माननीय योगी जी के कार्यकाल के 4.5 साल बीत गए हैं। 4.5 साल में जो विपक्ष सवाल पैदा कर रहा है, 4.5 साल अखिलेश जी घर में बैठ के ट्वीट कर रहे थे, जनता के साथ चीट कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। जब कोरोना संक्रमण काल था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, गली गली द्वार द्वार जिस तरह से प्रवासी मजदूरों को लाके उनके गांव में व्यवस्था करना, उनको भोजन की व्यवस्था करना और उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, क्वारंटाइन कराना, जिस तरह से उनकी सारी व्यवस्था कराई है ये जग जाहिर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराध का राजनीतिकरण समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सरकारों ने किया, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा जैसे लोग, विकास दुबे जैसे लोगों का विकास होता रहा। आज उत्तर प्रदेश में उन अपराधियों पर अंकुश है और आज हालात है कि योगी जी पीछे बुलडोजर और गुंडा बीच में भाग रहा है। निश्चित तौर पे हमारी नैतिक विजय यहाँ तक है कि कोई राजनीतिक दल अब किसी गुंडे को टिकट देने की बात नहीं कर रही है। बहुजन समाज पार्टी ने भी तय कर लिया कि मुख्तार अंसारी से हम दूरी बनाएंगे, हालांकि उसके विकास में उन्हीं का योगदान रहा है। समाजवादी पार्टी भी सिरफुल्ला को तो ज्वाइन कराने की, लेकिन मुख्तार से परहेज करेगी। ये हमारी नीतियों के चलते ही है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से हमने 24 घंटे बिजली देने का काम किया है, गन्ना किसानों का बकाया देने का काम किया है, चीनी मिलों की व्यवस्था को सुसज्जित करने का काम किया है, सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर गांव में बिजली देने का काम किया है। हमने समाजवादी पार्टी की सरकार से 8 गुना ज्यादा धान की खरीद करने का काम किया है। निश्चित तौर पे इसके पूर्व की सरकारें निश्चित जो योगी जी ने कहा है अपना बंगला बनाने की बात करते थे, चोटी चुराने की बात करते थे, लेकिन हमने तो जनता का दिल चुराया है। 4.5 साल में हमने काम किया। ठीक है प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, एक एक करके मैं आपका रिएक्शन इस पर लूंगा। आप क्या जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की, उनके ऊपर उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया, क्या आप उसको नकारेंगे तो आपका आधार क्या है? 4.5 लाख नौकरी की अगर वो बात करते हैं तो क्या 4.5 लाख नौकरियां इन्होंने नहीं दी हैं? अगर आप इसको नकारेंगे तो उसका आधार क्या है? गन्ना किसानों का अगर वो जिक्र करते हैं कि अगर आप पिछली 2 सरकारों का भी जिक्र कर लें, जितना उन लोगों ने नहीं किया उतना हमने 4.5 साल में किया, तो इसको नकारेंगे तो इसका आधार क्या है? एक एक करके पॉइंट वाइज आप मुझे बताएं कि क्यों आपको लग रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ या इनकी सरकार जो कह रही है कि उन्होंने ये डिलीवर किया है उस पर आपको आपत्ति है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी। आयुष जी, देखिए पहले तो योगी जी बुलडोजर चलाते हैं, वो क्या करते हैं इससे मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता को क्या वादा किया था और क्या दिया उससे मतलब। अब इनका पहला जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो इसका नारा है कि ये बलात्कारी बचाते हैं और बेटी को जलाते हैं।
उसका मैं एनसीआरबी के आंकड़े तो मेरे पास ही हैं, मैं एनसीआरबी के आंकड़े को बहुत पूरी तरह से बता दूं। सुन लीजिए, पहले मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, पहले मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए। सुनिए, पहले एनसीआरबी के आंकड़े सुन लीजिए। पांडे जी क्यों परेशान हो रहे, अपने टाइम में बोल लेना, आप इतने वरिष्ठ आदमी हैं। एनसीआरबी का जो आंकड़ा कहता है 2017 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो महिला अपराध 56,011 थे। 2018 और 2019 आते आते 59,853 हो गए। छेड़खानी की घटनाओं की मैं बात करूं, 2016 में जब समाजवादी पार्टी सरकार थी 603 थे और 2020 में आते आते 2,441 हो गए। 4 गुना छेड़खानी घटनाएं बढ़ गई। तो ये तो एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अभी 2 दिन पहले की खबर है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसने एक रिपोर्ट दी है और राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये कहा है कि जो उत्तर प्रदेश है महिला अपराध में पूरे देश में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आधे से ज्यादा केस उत्तर प्रदेश में है। तो इसका मतलब महिला अपराध के मामले में बिल्कुल पूरी तरह से फेल रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। ये दोनों आंकड़े समाजवादी पार्टी के आंकड़े नहीं है, एक तो एनसीआरबी का आंकड़ा है, एक राष्ट्रीय महिला वर्ग आयोग का आंकड़ा है। ये मैं उन आंकड़ों के आधार पर कह सकता हूं कि ये महिला अपराध को रोकने में पूरी तरह से विफल रही है। महिला अपराध की बात हो गई। उसके बाद जो दूसरी बात है, अगर ये भर्तियों की बात करते हैं, भर्ती की बात मैं बताता हूं। जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, अभी उसमें प्रधानाध्यापकों की भर्ती हुई डिग्री कॉलेज के लिए। उसमें इन्होंने क्या करा कि ऐसे अयोग्य लोगों की भर्ती कर दी जो योग्य नहीं थे, जिनके रिसर्च पेपर अच्छे नहीं थे, जिनका मेरिट अच्छा नहीं था, उनको उसमें जगह दे दिया। जब कैंडिडेट ने, जब अभ्यर्थियों ने शिकायत करी, तब जाकर के उसके रिजल्ट को दोबारा इन्होंने घोषित किया, उस रिजल्ट को दोबारा घोषित किया, कुछ लोगों को बाहर किया, कुछ लोगों को अंदर किया। उसके बाद फिर भी इन्होंने गलती करी, फिर ये मामला हाई कोर्ट चला गया। उसके बाद हाई कोर्ट में भी जाके इन्होंने झूठ बोला, अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो ये इनकी भर्ती का तरीका है कि इन्होंने भर्ती क्या किया। अगली बात योगी जी ने रिजर्वेशन की बात बोली। आप मुझे बता दीजिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में रिजर्वेशन नहीं मिला है ओबीसी अभ्यर्थियों को, जिसमें 5,844 अभ्यर्थियों का पिछड़े जाति के लोगों का नुकसान हुआ है। उसके लिए जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, वो भी भारत की एक संवैधानिक संस्था है, उसने इस पे आपत्ति जताई थी, फिर भी वो इस बात को नहीं माने। इसके बाद मैं नीट परीक्षा पे आ जाता हूं। नीट परीक्षा में 2017 से लेकर 2021 तक ऑल इंडिया कोटा में 11,027 ओबीसी के अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है। उसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं। उसके बाद मैं आपको शिक्षा मित्रों की भर्ती पे आ जाता हूं। शिक्षा मित्रों की भर्ती इन्होंने कैंसिल कर दी है। इसके बाद आप और 2-3 भर्तियां और हैं जो लखनऊ में इस समय धरना प्रदर्शन चल रहा है। वेतनहीनता कितनी हद कर दी है कि बहनों के ऊपर लाठियां भाजी, बेटियां जो हमारी प्रदर्शन कर रही थी उन पे इन्होंने लाठी चार्ज किया। तो ये इनकी बात हो गई। मैं घोटाले की बात करता हूं। ये घोटाले में क्या क्या किए हैं। अभी जो आपका महाकुंभ हुआ था इलाहाबाद प्रयागराज में, प्रयागराज के महाकुंभ में भारत की जो संवैधानिक संस्था है कैग ने कहा है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और उस घोटाले में जो जमीन का समतलीकरण है, उस समतलीकरण के नाम पर इन्होंने ऐसे ऐसे गाड़ियों के बिल क्लेम किए हैं और लिए हैं। जैसे बाइक से मिट्टी ढुलाने का काम किया इन्होंने, बैटरी रिक्शा से मिट्टी ढुलाने का काम किया, उसके बाद कार से भी मिट्टी ढुलाने का काम किया। तो इन्होंने वहां भी इसको नहीं छोड़ा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अभी जो आपका नमामि गंगे या फिर जल शक्ति मिशन जो मंत्रालय है, उसमें 30,000 करोड़ रुपए एलोकेट हुआ है। उत्तर प्रदेश के जल निगम का मैं एक टेंडर का हवाला देना चाहता हूं। उस टेंडर की डिटेल इसमें है, आप इसको देख सकते हैं। उस टेंडर में इन्होंने क्या करा है कि एक पैसे, यानी कि अगर कहीं मान लीजिए 300 करोड़ और 12 पैसे का टेंडर हुआ, तो दूसरा क्या हुआ 300 करोड़ और 11 पैसे का टेंडर हुआ, तीसरा कितना हुआ 13 पैसे का टेंडर हुआ। यानी कि आप समझिए कि अगर एक पैसे की क्लोज टेंडरिंग हो रही है, इसका मतलब है मैच फिट से पहले से। तो ये जो ई टेंडरिंग के नाम पे घोटाला हो रहा है, ये चीजें तो बाद में परंतर परत खुलेंगी। आप देखिए जिस दिन ये 22 में चले जाएंगे, उसके बाद देखिएगा कि जो जल शक्ति मिशन है भारत का सबसे बड़ा घोटाला निकल के आएगा और 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला। चलिए प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, माफिया की बात मैं बता दूं। माफिया की बात कहते हैं, हिस्ट्री सीटर मनोज सिंह को कानपुर की पूरी भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी ने उसको पुलिस के कस्टडी से भगवाने का काम किया। तो ये माफिया की बात कैसे करते हैं। छोटा राजन को आप जानते होंगे, जब उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरस रही थी, तब उसका इलाज इन्होंने एम्स में कराने का काम किया। इसके अलावा बबलू को इन्होंने पार्टी में ज्वाइन कराया, जो बहुत बड़ा माफिया था। फिर जब आपस में विरोध हुआ पार्टी का, तो उसके बारे में इन्होंने क्या किया। कुलदीप सिंह सेंगर इनके मित्र ही हैं, चिन्मयानंद जी इनके मित्र ही हैं, राम रहीम जी इनके मित्र ही हैं, आसाराम बापू जी मोदी जी के परम मित्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये इनका जो चरित्र है, दोहरा चरित्र, वो ये बताता है। अब मैं स्वास्थ्य सेवाओं पे आ जाता हूँ। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पे इन्होंने क्या किया। जो समाजवादी पार्टी सरकार में 1 रुपए का इलाज गरीबों को मिलता था, जो सरकारी अस्पताल में अपना 1 रुपए की पर्ची कटवा के अपना इलाज करते थे, वो इलाज आज 100 रुपए का हो गया है।
और ये 25 मेडिकल कॉलेज बनवाने का दावा करते हैं। इनके मैनिफेस्टो में लिखा है, अशोक जी जानते होंगे इस बात को, अपना मैनिफेस्टो पढ़ लेंगे, उसमें लिखा है 25 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे विश्व स्तरीय सुविधा वाले। आज तक इन्होंने एक मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। अब मुझे बता दीजिए उसका नाम ही बता देकर बनवाए हो तो। ठीक है, चलिए चलिए बहुत सवाल हो गए, ठीक है, अब एक एक करके, नहीं ठीक है, देखिए बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, आप दोबारा से जिक्र करिएगा। विकास श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। विकास जी स्वागत आपका। आज 4.5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है उस पर आपका एक रिएक्शन चाहूंगा मैं, विकास जी। देखिए 4.5 साल में पहली बार हो रहा है कि सरकार आधे ही एक साल में होता था हर बार, और अब की 4.5 साल में मना रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि आगामी विधानसभा चुनाव में ये अवसर इनको नहीं देने वाली है जनता। और ये उत्सव नहीं है, ये अपना इवेंट मैनेजमेंट है, हेडिंग मैनेजमेंट का काम। और हकीकत क्या है, 4.5 साल में किसानों की आय दोगुनी करने का जो आपने वादा किया था, किसान सड़कों पे है और आज उनकी जमीन हड़पने का षड्यंत्र प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर। गन्ना किसानों के लिए बहुत बड़ा वादा इन्होंने किया था कि हम उनको अगर भुगतान 14 दिन के अंदर नहीं दे पाएंगे तो हम उनको 400 रुपए प्रति हिसाब से ब्याज समेत उनको देंगे। पर आज 14,000 करोड़ का गन्ना मूल्य बकाया है, उससे भी ज्यादा का गन्ना मूल्य का बकाया हुआ है। और लगातार इवेंट मैनेजमेंट की इस हद तक सरकार जा चुकी है कि पश्चिम बंगाल के एलिवेटेड फ्लाईओवर को, पुल को अपना बता रहे हैं, अमेरिका की फैक्ट्री को अपना दिखा रहे हैं। और सच्चाई यह है कि मोदी सरकार की राह पे चलते हुए योगी सरकार ने भी करीब 500 करोड़ के करीब विज्ञापन पर, मीडिया मैनेजमेंट और हेडिंग मैनेजमेंट पे खर्च करना शुरू कर दिया है। यही इनकी सच्चाई है। झूठे बात बोलो, जुमले करो और लोक लुभावन वादे करके बड़े बड़े विज्ञापनों के थ्रू सरकार चल रही है। सरकार के पास सच्चाई यह है कि जितनी भी योजनाएं हैं, सरकारी योजना हो, आप किसानों को लेकर जितनी भी योजना चल रही हो, आज इन्होंने केवल 4 साल में 10 रुपए गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी किया है। और जो 1400 करोड़ रुपए का भुगतान है उसके लिए लगातार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं किसान। 700 करोड़ का तो गौशाला के नाम पर इस सरकार के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने घोटाला किया है, जिसका बाकायदा रिकॉर्ड है। अगर सरकार जाएगी तो इनको इसका भी जवाब देना पड़ेगा। 2 वर्षों में 1300 करोड़ रुपया योगी की जो मित्र बीमा कंपनियां हैं उसमें लोगों को बीमा में, कि जिस तरह ओलावृष्टि और फसलों के नुकसान के बाद जो लाभ किसानों को मिलना था, वो योजना का लाभ किसानों को नहीं मिला। उस योजना का लाभ मोदी जी और योगी जी के जो मित्र बीमा कंपनी है, अडानी अंबानी जैसी संस्थाओं को मिला है। आप देख रहे हैं कि प्रदेश भर में केवल पीएम सम्मान की जितनी खबरें जनपद स्तर पे आप देख रहे होंगे, आपके रिपोर्टर भी जान रहे होंगे कि जो पीएम सम्मान किसान निधि है उसमें भी अभिलेखीय भ्रष्टाचार और कर्मचारियों अधिकारियों की मिली भगत सामने आ रही है। रोज खबरें आ रही हैं, उसमें 2000 रुपया मिलना है, उसमें भी बेईमानी। 2000 रुपया देके महंगा डीजल, महंगी बिजली और अपनी लागत का उचित मूल्य ना पा पाना, 400-500 रुपए कम में किसान बेचने को मजबूर है। वही हाल नौजवानों का है। 5 लाख से ज्यादा नियुक्तियां खाली हैं। हर साल 70 लाख नौकरी देने का वादा करके योगी सरकार आई। और आज इस कोरोना महामारी में आपने देखा कि शिक्षित, अशिक्षित, बेरोजगार विभिन्न राज्यों से आए लोगों को बताया कि हम स्किल्ड करेंगे और उनको हम यहाँ रोजगार और समायोजन करेंगे। पर आरटीआई से जो जानकारी आ रही है पूरी तरीके से दावे हो रहे हैं। 4.5 लाख का जो वादा मुख्यमंत्री कर रहे हैं ये शर्मनाक है। एक साधु, एक भेष में एक मुख्यमंत्री जो एक धर्मगुरु भी कहे जाते हैं, और वो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं और जबरदस्त वो केवल मीडिया प्लानिंग और मैनेजमेंट के दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि बेरोजगार सड़कों पर लाठी खा रहा है और अपनी आवाज उठा रहा है, तो उसके लिए उसकी संपत्ति जब्त करने की धमकी मुख्यमंत्री दे रहे हैं। भ्रष्टाचार की इस तरीके से योजनाएं हैं, इतनी योजनाएं आई है कि अगर भ्रष्टाचार गिनाना शुरू कर दिया जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार का 4.5 साल में 2267 करोड़ का डीएचएफएल घोटाला जो सबसे जबरदस्त चर्चा में आया है, 4100 करोड़ का ईपीडब्ल्यू घोटाला, 120 करोड़ का नमक तक का घोटाला हुआ है इस सरकार में, 40 करोड़ का राशन घोटाला, 55 करोड़ का पेड़ घोटाला, प्रदूषण घोटाला और बेसिक शिक्षा विभाग का घोटाला, स्मार्ट मीटर का घोटाला है। तो आम जनता पर बिजली, जो महंगी बिजली है उसकी दोहरी मार मार चुका है। इसके बावजूद सरकार का मीडिया मैनेजमेंट वेरी गुड, सब कुछ क्लीन,
सब कुछ अपनी पीठ थपथपाने के लिए। और सबसे शर्मनाक तो कोरोना काल में वो घोटाला आया जिसके लिए तो सरकार को कभी नहीं, ये देश की, उत्तर प्रदेश की जनता, ये देश की जनता माफ करेगी और साथ साथ भाजपा को भी नहीं माफ करेगी। पीपी किट का घोटाला, वेंटिलेटर का घोटाला, टेस्टिंग किट का घोटाला, उत्तर प्रदेश को शर्मसार करने वाली, अब तक की आजादी की बात की सबसे कमजोर सरकार, ठीक है, चलिए, शक्ति में अभाव है। ठीक है अशोक जी, बड़े नेता होने के बाद अशोक जी संकीर्ण है और ठीक है, चलिए अशोक जी आप जवाब देंगे, ठीक है। चलिए, घोटाले भी बता दिया आपने उसका एक दूसरा पक्ष भी दिखाया कि जो ये कह रहे हैं उसमें असल हकीकत में कितना फर्क है। ठीक है, अब अशोक जी जवाब देंगे, ठीक है, ठीक है, चलिए, वो तो जनता तय करेगी कौन सत्ता में दोबारा वापसी करता है। ठीक है, अशोक पांडे जी। देखिए, आपको बता दें कि एक कहावत है, चोर मचाए शोर। ये लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जनता द्वारा जब हम लड़कियों महिलाओं पर वो बलात्कार की सजा, फांसी का प्रावधान जब केंद्र में सरकार ला रही थी तो मुलायम सिंह यादव कह रहे थे नौजवानों से गलतियां हो जाया करती। ये वही मुलायम सिंह यादव है कि महान बलात्कारी योद्धा गायत्री प्रजापति से मिलने जेल तो चले जाते हैं, महान भ्रष्टाचारी योद्धा गायत्री। अरे आसाराम जी को कर लो, कल्याण कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ से आए हैं? नहीं जाते। कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ से आए हैं? आसाराम बाबू जी किसके साथी हैं? कहते हैं इनका भी नाम लीजिए एक बार। झूठ मत बोलिए, भाषण नहीं चल रहा है, पार्टी का भाषण नहीं चल रहा है। आप फैक्ट बताइए, फैक्ट नहीं। ठीक है धर्मेंद्र जी, अब आपने भी तो जिक्र किया था ना भाई, चिन्मयानंद का भी जिक्र किया, सेंगर का भी जिक्र किया, तो वो गायत्री प्रजापति का भी जिक्र करेंगे। इसलिए अब आप सुनिए, नहीं अब आप सुनिए, आपने जो आरोप लगाया उसका भी जवाब देंगे, लेकिन अगर आप जिक्र करेंगे यहाँ पे चिन्मयानंद का, सेंगर का करेंगे तो फिर वो गायत्री प्रजापति का भी करेंगे। झूठ बोल रहे हैं ना? नहीं तो फिर अशोक पांडे जी भी कहेंगे कि नहीं आप भी झूठ बोल रहे हैं। इसलिए उनको अपनी बात रखने दे भाई। देखिए ठीक है, नहीं तो फिर वो आपको बीच में इंटरप्ट करेंगे, मैं नहीं रोक पाऊंगा। अब उनकी बारी है, वो बोलेंगे, वो बताएंगे आप लोगों ने जो आरोप लगाए उस पर उनका पक्ष क्या है। अशोक जी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जिस तरह से दिल्ली में, महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों को दिग्भ्रमित करके भगाया गया था सैनिटाइज बसों को लेके, ये जग जाहिर है WHO बड़ाई करता है, ऑस्ट्रेलिया के सांसद बड़ाई करते हैं, हमको सैफई की और जनपद की बड़ाई की आवश्यकता नहीं है, जनता बड़ाई करती है कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण काल में उन्होंने प्रवासी मजदूरों को उनके गांव में रखा, स्वास्थ्य की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और जांच की व्यवस्था कराई, क्वारंटाइन कराने का काम किया। निश्चित तौर पे उनकी पीठ थपथपाई जा रही है। रोजगार की बात है, हम पारदर्शिता के आधार पर, योग्यता के आधार पर बिना पैसा लिए योगी जी ने अनेक लोगों को नौकरी देने का काम किया और इनकी सरकार में तो जो आयोग के अध्यक्ष थे सीधे जेल जाने की नौबत में पैसा लेके रामगोपाल चंद्रपाल शिवपाल सीधे जिस तरह से जाति विशेष का करते थे, ये भी जग जाहिर है, जेल जाने की नौबत है। आय से अधिक संपत्ति में नेताजी पे जांच चल रही है। मेरा ये मानना है उत्तर प्रदेश की, लेकिन अशोक जी देखिए ठीक है, थोड़ा सा मुद्दे पर बात करते हैं, ठीक है, मुद्दे पर बात करते हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि आपने लोगों को रोजगार दिया, आपने कहा कि आपने लोगों को रोजगार दिया, 4.5 लाख रोजगार जो आपने दिया है, कि आपको लग रहा है प्रदेश की आबादी के हिसाब से 4.5 लाख रोजगार काफी हैं? जिन भर्तियों का जिक्र यहां भी विपक्ष ने किया कि अभी देखिए इतनी सारी भर्तियां हैं जो कि अटकी हुई हैं, लटकी हुई हैं, कुछ तो अभ्यर्थी ऐसे जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर आप लाठी चला रहे हैं, उसका जवाब आपके पास क्या है? किसानों का जब आप जिक्र करते हैं अशोक पांडे जी, तो आपने कहा कि आपने गन्ना किसानों के लिए भुगतान किया, ये नहीं कर पाए, आप कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हजारों करोड़ बकाया है। अगर ये उपलब्धियां हैं तो उसके साथ ये सवाल क्यों है अशोक पांडे जी? उसके साथ ये सवाल क्यों है? अगर जो उपलब्धियां आप गिनवा रहे हैं, बेरोजगारों को लेकर के भी सवाल है, किसानों को लेकर के भी सवाल है, नौजवान को लेकर के भी सवाल है, ये सवाल क्यों बरकरार है 4.5 साल के बाद? सुन लीजिए, हमने धान की फसल, धान की खरीद किया है समाजवादी पार्टी की सरकार से इतना ज्यादा। हमने गन्ना किसानों को भुगतान करने का काम किया है। जिन चीनी मिलों को बेचने का प्रयास ये लोग कर रहे थे, उन चीनी मिलों को सुसज्जित कर चलाने का काम किया है। वो 23
अक्टूबर से वो पूर्वांचल की चीनी मिलें, 25 अक्टूबर से पश्चिम की चीनी मिलें प्रारंभ हो जाएगी और हम गन्ना किसानों का पूरा भुगतान कर देंगे। उत्तर प्रदेश में पहले बिजली आना एक खबर थी, आज बिजली जाना एक खबर है। आयुष्मान योजना के अंदर हर गांव में बिजली हमने देने का काम किया है। ये लोग मजाक करते हैं बैठ के उत्तर प्रदेश की जनता के दम पर। ये लोग बंगले बनवा रहे थे, सैफई महोत्सव में छम्मा छम्मा कर रहे थे, मूर्तियां लगाने का काम कर रहे थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उन पैसे को अंतिम आदमी के विकास के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था करने का काम कर रही है। ये लोग क्या बात करेंगे? चलिए प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट है, उसके हिसाब बेरोजगारी 15.8% है। ये आपके श्रम मंत्री, श्रम और नियोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने विधानसभा में स्वीकार किया। और ये 2 साल पहले की रिपोर्ट है और उन्होंने 7 नहीं ठीक है विकास जी, देखिए विकास जी विकास जी, जब कोई डाटा जारी होता है और अगर वो सत्ता के पक्ष में होता है तब आप लोग उस डाटा के ऊपर सवाल उठा देते हैं कि सरकार हर चीज को मैनेज करती है, लेकिन जब आपके फेवर में वो डाटा होता है तब आपको ये लगता है कि नहीं ये बिल्कुल सही है। ये मीठा मीठा गप गप और कड़वा थू थू ऐसा मत किया करिए। एनसीआरबी की जब रिपोर्ट आई 2 दिन पहले, उस पर मैं चर्चा में बैठा था, तमाम मेहमान मेरे साथ थे, सबने एक सुर में इस पर सवाल उठाया कि भाई ये तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करते हैं, तो इनका तो एनसीआरबी के डाटा में दिखेगा कि बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। आज अगर वो आपके पक्ष में आ जाता है तो आप उसके फेवर में खड़े हो जाते हैं, आपके पक्ष में ना हो तो आप उस पर सवाल उठाते हैं। इसलिए डाटा को या तो स्वीकार करा करिए या उस पर सवाल मत उठाया करिए। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी आप जवाब दे। विकास जी मैं आपके पास आऊंगा। नहीं अभी नहीं, एक सेकंड, एक एक करके। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, नहीं धर्मेंद्र जी ठीक है, अब इनके मंत्री बताएं। आपके आनंद शर्मा जी कहते हैं उत्तर प्रदेश से बहुत सारे राज्यों को सीख लेना चाहिए। अब आप कहेंगे कि नहीं आनंद शर्मा जी तो भाई ऐसे ही बोल देते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर वो थे, पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर उसकी अध्यक्षता करते हुए आनंद शर्मा जो कि एक वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कहते हैं कि अगर लोगों को एग्जाम्पल लेना है सुरक्षा और महिला सुरक्षा के नाम पर तो उत्तर प्रदेश का आकलन करें वो, और उत्तर प्रदेश को रोल मॉडल के तौर पर करें। लेकिन अब आप उनको नकार देंगे क्योंकि वो आपके पक्ष में नहीं है, लेकिन वो आपके पक्ष में नहीं है, लेकिन आपके वो पक्ष में नहीं है, इसलिए आपको वो स्वीकार नहीं है। इसलिए मैं उस डाटा उस फैक्ट पर नहीं जाता हूं जिस पर आप लोग खुद भरोसा नहीं करते हैं। आप लोग खुद भरोसा नहीं करते हैं, आप किसी डाटा पे भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए डाटा पे नहीं जाऊंगा मैं। ये समय की बर्बादी, क्योंकि विकास जी आपके पक्ष में नहीं होगा तो आप उसको नकारेंगे, आपके पक्ष में होगा तो आप उसको स्वीकारेंगे। धर्मेंद्र जी WHO इनकी तारीफ कर रहा है, क्या वो सच्चाई नहीं है कि हजारों लाशें गंगा में बह रही थी, हजारों हिंदू? नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूं, वही तो मैं कह रहा हूं ना। तो फिर किसी चीज का जिक्र मत करिए, आप किसी आंकड़े का, किसी एजेंसी का, आप किसी का जिक्र मत करें, क्योंकि जो आपको सूट करता है अगर आप उसका जिक्र करेंगे तो जो ये बताएंगे उसको भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। आप डाटा और फैक्ट और फिगर्स को अगर इनके पक्ष में हो तो उसको आप स्वीकार नहीं करते हैं। सवाल इस बात का है, अगर आप उस स्वीकार को, अगर आप उस डाटा को स्वीकार कर लें, अगर आप उस डाटा को स्वीकार कर लेंगे विकास जी, अगर आप उस डाटा को स्वीकार कर लेंगे जो डाटा सरकार के पक्ष में होता है, तो मैं आपको ये मान जाऊंगा कि हाँ ठीक है, आप जो कह रहे हैं उस डाटा पर भी मैं भरोसा करूं। लेकिन आपके पक्ष वाले डाटा को तो आप हाईलाइट करते हैं, सरकार के पक्ष वाले डाटा को आप कहते हैं कि सरकार ने उसको कहीं ना कहीं प्रभावित किया, मैनेज कर लिया। नहीं, आप डाटा पे भरोसा नहीं करते ना आप लोग। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी। आयुष जी, अगर मैं रोजगार की बात करूं, देखिए उनका जो पक्ष है आप उसको बताइएगा, जो मेरा पक्ष है आप मेरा बताइएगा, फिर जो सही होगा गलत होगा जनता तय करेगी। इनका जो दावा है 5 लाख नौकरियों का, जैसे मैंने बताया 69,000 शिक्षक भर्ती, प्रधानाचार्य की भर्ती, उसके बाद जो है शिक्षा मित्रों की भर्ती, तकरीबन 1.5 से 2 लाख भर्तियां ऐसी हैं जो अभी लंबित है। दरोगा की भर्ती जो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है, उसको ये जोड़ के बताते हैं। अगर मैं मान लो 5 लाख जो कह रहे हैं उसमें 2.5 लाख 3 लाख भी मान लेता हूँ, 3 लाख बीच में नहीं बोला मैंने, पैसा 4.5 लाख 5 लाख तो नहीं, 4.5 लाख उन्होंने दावा किया कि 4.5 लाख फर्जी शिक्षक नियुक्ति कर रहा है, फर्जी बिना डॉक्यूमेंट के शिक्षक ने नौकरी पा लिया, 10 लोगों को नौकरी दिलवा दिया। अनामिका शुक्ला ने 75 जिले में नौकरी कर लिया आपके। आप कैसी बात कर रहे हैं मनोज जी, अशोक जी कैसी बात कर रहे हैं? आपकी सरकार में आप याददाश्त लाइए, अपनी याददाश्त को मजबूत करिए। आपकी सरकार में ही चल रहा है, आपकी सरकार में मेडिकल परीक्षाएं सॉल्वर करवा रहे हैं, आपकी सरकार में शिक्षक फर्जी दस्तावेज से नौकरी कर रहा है, आपकी सरकार में फर्जी दस्तावेज से नौकरी करने वाला शिक्षक फर्जी दस्तावेज पे नौकरी दिलवा दिया है, कम से कम 70 लोगों को नौकरी दिलवा दिया है। तो आप इस बात को मत बोलिए। और आपका जो प्रधानाचार्य की भर्ती है, आपके आयोग ने ही खुद ही उस रिजल्ट को दोबारा जारी किया, फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो कितने पारदर्शी हम जानते हैं। अगर आप जितने पारदर्शी हम जानते हैं, आपने कोरोना में घोटाला कर लिया, आपने शमशान घाट में घोटाला कर लिया, आपने लाशों में घोटाला कर लिया,
आपने कफन पे घोटाला कर लिया, आपने बेटे की लाशों पर राजनीति कर ली। आप बात करने लायक नहीं है, आपका मुंह इतना काला है, आप बात मत करिए, पहले बात सुनिए। आप अगर मैं कोई गलत बात कहूँ उस पर आप बोलिए तो मुझे अच्छा लगेगा, जनता को भी अच्छा लगेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 5 लाख का दावा इनका है नौकरियों का, अगर मैं 5 को 3 माने 5 ही मान लेता हूँ, कोई बात नहीं, चलो 5 आपने दिया, 70 लाख आपने कहा और 5 लाख दिया, तो आप मुझे बताइए 10 में से कितने नंबर मिलने चाहिए? 0.3 नंबर मिलना चाहिए, यानी 10 में से 0.3 नंबर एक नंबर भी नहीं मिल रहे हैं, इनके आंकड़े के हिसाब से ही नहीं मिल रहे हैं। 25 मेडिकल कॉलेज बनाने की बात की थी आपने, आप मुझे एक मेडिकल कॉलेज बनाइए। आपने कहा पहले बिजली आने की खबर आती थी, अब जाने की खबर आती है। आप मुझे एक पावर स्टेशन का नाम बताइए जो आपकी सरकार ने बनाया है। क्या अशोक जी बता सकते हैं आप? अशोक जी एक पावर स्टेशन का नाम बता सकते हैं जो आपकी सरकार ने बनाया? एक मेडिकल कॉलेज का नाम आप बता सकते हैं जो आपकी सरकार ने बनाया? एक हाईवे का नाम आप बता सकते हैं जो आपकी सरकार ने बनाया? एक शहर का नाम बता सकते हैं जब आपकी सरकार ने मेट्रो स्टेशन शुरू कर दिया हो? आप कोई एक महिला सशक्तिकरण के लिए कोई योजना बता सकते हैं? खाली खाली आपने नारा रखने के अलावा कोई काम नहीं किया। आपने नारा के अलावा कोई काम बता दीजिए, नारा के अलावा कोई काम बता दीजिए। योगी जी को अपने पंपलेट में, अपने में, अपने हॉर्ड में चुरा लिया। ठीक है, चलिए धर्मेंद्र जी, अब ये सवाल आपका वैलिड है, ये सवाल आपका वैलिड है, क्योंकि आपने ये कहा कि हाँ जितना इन्होंने दिया वो तो दिया, लेकिन जितना करना चाहिए था वो नहीं किया। इस पर सवाल जरूर हो सकता है, इस पर सवाल हम आगे भी जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन वापस आए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस में आज चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 4.5 साल पूरे हो चुके हैं और 4.5 साल पूरा होने पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया कि बीते 4.5 साल में उनकी सरकार की तरफ से किस मोर्चे पर और किस स्तर पर क्या क्या काम किए गए हैं। लेकिन जो उपलब्धियां बताई गई हैं उस पर विपक्ष ने कड़ा एतराज जताते हुए कई सवाल खड़े किए हैं कि जो सरकार कह रही है दरअसल उसमें असल और हकीकत और साथ ही साथ बहुत बड़ा एक अंतर नजर आता है। और इसलिए अब विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसका जवाब सत्ता पक्ष के पास क्या है। और उत्तर प्रदेश में अब चूंकि चुनाव में समय बहुत कम बचा हुआ है तो इसलिए इस रिपोर्ट कार्ड को ही आधार बनाते हुए सत्ताधारी पार्टी चुनाव में जाएगी, लेकिन विपक्ष के सवालों का सामना कैसे सत्ताधारी पार्टी करेगी, ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। और आज इसी पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, चर्चा में एक बार फिर से वापस लौटते हैं। विकास जी, मैं आपका रुख करता हूं। आप जो बात कह रहे थे उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए, लेकिन सरकार जो बात कह रही है कम से कम उसमें अब समाजवादी पार्टी भी ये कह रही है कि जो बात उन्होंने कही वो तो चलिए ठीक है, लेकिन जो वादा किया था उसमें कितने फीसदी पूरा हुआ, ये सवाल इस पर हो सकता है। विकास जी, आज जो बात कही गई सत्ता पक्ष की तरफ से, क्या उसको बिल्कुल सिरे से नकार देंगे? इनमें से एक भी काम नहीं हुआ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गिना रहे थे? देखिए, तथ्यों पे ही बात होती है सरकार की। हम आप डिबेट जीत सकते हैं पर तथ्य कहीं छुपाए नहीं जा सकते। अगर योगी सरकार ने 4 लाख नौकरियां दी है, जब आरटीआई के तहत सवाल किया गया तो उसका जवाब क्यों नहीं दे पा रही? उन्होंने कहा, एक लेखपाल का वीडियो आया था सामने कि मुझे लेखपाल बनाया गया, बाद में पता लगा लेखपाल की तो कोई नौकरी ही नहीं निकली। और जब उनके खुद के मिनिस्टर कह रहे हैं, योगी सरकार के श्रम और सेवा नियोजन प्रसाद मौर्य जी ने विधानसभा में एक सवाल किया है, वो सम्मानित विधायकों के सवाल को और सरकार के मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे 7 फरवरी 1920 तक करीब 33.93 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। तो ये तो छोटा सा आंकड़ा है। अगर हम इसी को मान लेते हैं और इसका भी आप देख लीजिए, रजिस्टर्ड तो 18 में उन्होंने 21 बताया था, 33 बताया, तो मतलब आज यूपी में 15 लाख से अधिक युवा पिछले 2 साल में खुद को रजिस्टर्ड अगर करा रहे होंगे तो भी देखा जाए तो 60% के हिसाब से बेरोजगारी बढ़ी हुई है। सरकार के पास नियुक्तियां हैं, ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं है, सरकार के पास नौकरी है। पुलिस की व्यवस्था, अपराध बढ़ा हुआ है, जबरदस्त अपराध बढ़ा हुआ है। इसके बावजूद जो सरकार के पास आंकड़े हैं उनके हिसाब से भी अगर नौकरी देने में सरकार पीछे है तो इस पर तो सवाल उठेगा। 1 लाख से ऊपर पुलिस विभाग में नियुक्तियां खाली हुई हैं, 2 लाख शिक्षक के पद खाली हैं, डॉक्टर, टेक्नीशियन, नर्से सब मिला लो तो करीब 50,000 के आसपास डॉक्टर। इतनी बड़ी नियुक्तियों का इनके पास अवसर है पर उसको क्यों नहीं भर रहे हैं? और जितनी सारी नियुक्तियां हैं उससे ज्यादा इनके यहाँ पेपर लीक हो रहे हैं। यूपीएससी का पेपर लीक हो गया, डीएलईडी पेपर लीक हो गया, सीटीईटी का पेपर लीक हो गया, शिक्षक भर्ती पेपर लीक हो गया। और किसका नाम आ रहा है? कभी केशव मौर्य जी का नाम आ रहा है, कभी सिद्धार्थनाथ सिंह के सहयोगियों का नाम आ रहा है। रसूखदार भर्ती माफियाओं का पूरा राज हो गया है उत्तर प्रदेश में।
प्रदेश, ये सारी बातें तथ्यात्मक है, आपने खुद चलाई है खबरें, अखबार में, मीडिया में छपा है, कोई ये अपने मन से जबरदस्ती किसी राजनीतिक दल का विरोध नहीं है। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आवाम ने इनको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया, ठीक है। पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम तथ्यों से विपरीत करोड़ों रुपया, 160 करोड़ रुपया केवल 20 और 21 में इन्होंने अपने इवेंट मैनेजमेंट, अपने चेहरे को चमकाने में लगा दिया। मोदी सरकार की राह पे चलते हुए गए 4.5 साल का, और अभी जो बचा हुआ कार्यकाल है, अगर इसकी ही डिटेलिंग कर लीजिए, आरटीआई से कुछ भी बचेगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस की सोनिया जी ने के समय एक कानून पास कराया था कि एक 10 रुपए का पोस्टर ऑर्डर लगाइए और सारी जानकारी आम आदमी ले सकता है, उससे तो आप नहीं बच सकते हैं। उन तथ्यों को सरकार अगर नहीं दे पा रही है जवाब, तो उसको ये नहीं माना जाएगा कि सरकार झूठ बोल रही है। सरकार के पास केवल अपनी फोटो चमकाने के लिए करोड़ों रुपए, करीब 600 करोड़ के आसपास का बजट इन्होंने खर्च किया है उत्तर प्रदेश में, और गन्ना किसानों का 1400 करोड़ रुपया, अगर उसको 400 रुपया प्रति के हिसाब से, ब्याज के हिसाब से अगर देना पड़ेगा, तो वो सरकार को देने का वादा किया था। आय दुगनी कैसे करोगी? उनकी जमीन हड़प करके, उनको काले कानून में फंसा करके आप भंडारण की क्षमता छीन रहे हो, जो एक काला बाजारी एक अपराध हो, तो सरकारें चली गई चली आई, और आज काला बाजारी का पूरा छूट है, व्यापारी जितना मन चाहे उतना काला बाजारी करे। वो अपनी जमीन को कॉन्ट्रैक्ट खेती में कोई विवाद हो जाता है तो वो एसडीएम से ऊपर जा नहीं सकता। करनाल में आयुष सिन्हा एसडीएम ने किस तरह किसान पर बोला, किसान को मौत हो गई, और आवाज उठाने वाले लोग हो गए कि आप द्वेष भावना से उठा रहे हैं, क्योंकि तथ्यात्मक नहीं है। किसान की जमीन किसान की है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट खेती करते हैं, अगर आप देखते हैं शहर के अगल बगल जमीनें बिक रही हैं, पर कम से कम 10% दे करके एग्रीमेंट तो होता है कि 1 साल के अंदर बेच देंगे। आप किसानों को क्या दे रहे हैं? केवल जमीन हड़पेंगे, खेती करेंगे, और अडानी अंबानी जैसे लोग उस पर कब्जा कर लेंगे, तो एसडीएम उसका सिर फोड़ेगा और आवाज उठाएंगे। तो ये तथ्य के विपरीत है। सरकार का मतलब ये नहीं होता कि अहंकार से ऊपर उठ जाइए, क्योंकि सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा, जन मुद्दे पर उसको उतरना पड़ेगा। महिलाओं की हिंसा के मामले में डेटा अगर हटा दिया जाए, तो आपको अपने चैनल से देख लिया, ऐसा कोई दिन नहीं है जहां 10 से 15 खबरें आपके चैनल से ना चल रही हूं। ये शर्मनाक है, क्योंकि आपने सबकी सरकारों को कहा कि बहुत ही गलत सरकार, अब तक जो ना हुआ वो हम कर रहे हैं। 56 इंच का सीना आपके प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ जी तो अपने आप को देव पुरुष बताते हैं। राजनीति में आ जाने के बाद भी, इतने बड़े बड़े मर्यादा और सिद्धांतों की बात करने के बाद, अगर आपके पास विकास कुछ नहीं और अपनी बुकलेट में आप भगवान के भरोसे बैठे हुए हैं, ये प्रदेश को एक प्रधानमंत्री, ठीक है, चलिए, निर्भर हो जाएगी। और इसका जवाब तो फिर दे देगी ना विकास श्रीवास्तव जी, जनता इसका जवाब दे देगी। अगर जनता तक सड़क, पानी, बिजली या मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची है तो जनता उसका जवाब देगी। अगर नहीं पहुंची है, झूठ बोल रहे हैं, तो जनता उसका जवाब देगी। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल अभी जो सवाल उठे हैं, अशोक जी आप मुझे बताएं, क्योंकि आपके मैनिफेस्टो के आधार पर ही सवाल उठाया गया। 70 लाख नौकरी की अगर आपने बात कही थी, नहीं कहा जाएगा अशोक जी, अगर 70 लाख नौकरी की आपने बात कही और 4.5 लाख या 5 लाख के आसपास आप खुद दावा कर रहे हैं कि आपने नौकरी दी है, तो परसेंटेज के हिसाब से तो आप खुद ही अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से खरा नहीं उतर रहे हैं। जनता को क्या कन्विंस करेंगे आप? अशोक जी जवाब दें। देखिए आपको बता दें कि हमने पारदर्शिता के आधार पर, योग्यता के आधार पर नौकरियां देना प्रारंभ किया है। इसमें कोई दो राय नहीं। इसके पूर्व की सरकारें पैसा लेकर अयोग्य लोगों को, जात विशेष के लोगों को, और उनके आयोग के सदस्य लगभग जेल जाने की स्थिति में, एक जग जाहिर था। ये भी तो प्रमाण है, ऐसा नहीं है प्रमाण दिखा रहे हैं तो जग जाहिर है। जेल गए क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में जेल गए क्यों नहीं? कमीशन की रिपोर्ट सुन लीजिए। दंगा कमीशन की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा दंगा कांग्रेस के रिजीम में हुआ। मुजफ्फरनगर का दंगा समाजवादी पार्टी ने 2014 के चुनाव के लिए प्लांटेड था भारतीय जनता पार्टी का, प्रोपेगेंडा था वो। भारतीय जनता पार्टी का अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। मुकदमा 24 करोड़ की जनता आपके गुमराह में नहीं आने वाली है। पढ़े लिखे नौजवान जवाब देने का मन बना चुके हैं। बजा रहे थे तो हंसी उड़ा रहे थे। मोदी की भाजपा की बधाई वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे, उनके पिताजी उनका कहना नहीं माने लगवा लिए। सीधे हम दिखाई दे रहा बातों से आप तथ्यों से विमुख नहीं हो कर सकते हैं आवाम को। उत्तर प्रदेश के अपराधियों में एक गंभीर नेता है,
जाके से इस तरीके के अनर्गल प्लाट नहीं अच्छे लगते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून के आधार पर का तकाजा देते हुए तथ्यात्मक तरीके से बताइए मंदिर बनना प्रारंभ हो गया है। उत्तर प्रदेश में क्या किया? बिजली है। उत्तर प्रदेश में आज इतनी महंगी बिजली किसान को जो बिजली 400 रुपए थी उसको आपने बढ़ा करके आपने 15% बढ़ोतरी कर दी है किसान की बिजली में। आपने फिक्स चार्ज 400 से बढ़ा के 500 रुपए कर दिया है। आपने जो स्मार्ट मीटर लगाया है वो महंगी बिजली के साथ आम जनमानस पर दोहरी मार कर रहा है। किसानों के 1 मेगावाट बिजली आपने बनाया नहीं है। जितने बिजली घर हैं लगातार रेनोवेशन हो रहे हैं पिछले 2 सरकारों से, और अभी भी 5 साल पूरा नहीं लग जाएगा उनको बनने और उनको संचालित होने में। क्यों झूठ पे झूठ बोल रहे हैं? आपका यहाँ खपत 6,000 से ऊपर मेगावाट बिजली की और आप अभी 3,000 लक्ष्य नहीं पूरा कर पा रहे हैं। कोरोना काल में आप बिजली नहीं बना पाए। हमारे पास तथ्य रखे हुए हैं, ये देखिए सारे पेपर तथ्य सब लेकर बैठा दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और अगर सरकार हम झूठ बोल रहे हैं तो आपके पास अधिकार है, कागज पर मत करिए, अधिकार है। आप सत्यता से परे बातें मत करिए। आप सीनियर प्रवक्ता है भाजपा के, आपके ऊपर शोभा नहीं देता है। सरकार के झूठ को बिजली का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह गंगा में लाखों का अंत्येष्टि नहीं हो पाए और बालू में आपको देखा होगा कि डेड बॉडीज को दबाया जा रहा था। चलिए अशोक जी देखिए थोड़ा तथ्य तो रखना पड़ता है। अशोक जी विरोधी मित्रों को जवाब देने के लिए तथ्य का होना जरूरी है। अशोक जी ये कहने से नहीं हो जाएगा कि नहीं हमने दिया इन्होंने नहीं दिया। आपको ये बताना पड़ेगा कि इनके समय में बिजली का प्रोडक्शन कितना था, आपने कितना बढ़ाया। ऐसा कैसे हो गया कि 24 घंटे आप बिजली देने लग गए? ऐसा कैसे हो गया कि ये गन्ना किसानों का भुगतान नहीं कर पाए? ये कितना छोड़ के गए, उसका डाटा क्या था, आपने कितना भुगतान किया है, ये आपको बताना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज को लेकर के अगर ये सवाल उठा रहे हैं तो आपने कितने नए बना दिए हैं, उनमें से कुछ के नाम आपको बताने पड़ेंगे। कुछ फैक्ट्स तो रखे ना अशोक जी, क्योंकि ऐसे कैसे जवाब देंगे कि नहीं हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। वो नकार देंगे कि आपने कुछ नहीं किया। कम से कम फैक्ट्स तो आदमी मानेगा ना। अशोक जी थोड़ा सा बताएं, फैक्चुअल आधार पे बताएं। तथ्यात्मक तरीके से बात ठीक है चलिए विकास जी। अशोक जी प्रोडक्शन नहीं, ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ा नहीं तो आप कैसे सप्लाई 24 घंटे कर सकते हैं? देखिए प्रोडक्शन बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में बिजली 24 घंटे है, गांव में है कि नहीं ये कहाँ है? जितनी आवश्यकता है से कुछ बना रहे हैं। श्रीकांत शर्मा जी ने 12 बिजली आती थी सपा की सरकार में का लक्ष्य बताया था। कांग्रेसी बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हिंदुस्तान के अंदर जो गांव में शौचालय नहीं दे पाते वो दिवाले की बात करते हैं, हंसी आती है। शौचालय की जब राशन गांव की महिलाओं को इज्जत घर देने का काम किया है। एक झोले में दर्जन के पास गरीब का मजाक, किसी के पास इज्जत नहीं है। हमने महिलाओं को शौचालय देने का काम किया है। जनधन योजना के का उपहास कर रहे हैं, झोले की सीढ़ियां चढ़ने का काम किया है। तो और ये सब नई तस्वीर है आपकी सरकार की। जो सुप्रीम कोर्ट में हम दावा देते हैं कि राम सीता का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो चलिए ठीक है। चलिए प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है अशोक जी, ठीक है अशोक जी, ठीक है प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी। मैं बार बार भाई साहब अशोक जी गन्ना की बात कर रहे हैं और बार बार गुमराह कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को। मैं गन्ना के बारे में बता दूं कि जो गन्ना की लागत है 1 कुंटल की वो 343 रुपए है। आज उत्तर प्रदेश 325 रुपए भुगतान करता है। अभी जो 10 रुपए बढ़ोतरी का केंद्र सरकार ने ऐलान किया है वो एफआरपी पे 10 रुपया बढ़ाया है। एफआरपी के हिसाब से 275 रुपए में गन्ना है और उत्तर प्रदेश में 325 में से मिल रहा है। एफआरपी में 10 रुपए बढ़ा दोगे 285 हो जाएगा, तो भी 325 ही मिल रहा है। तो उस 10 रुपए बढ़ोतरी कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी बड़ी बात मैं बता दूं कि जो किसान फसल, अरे 12,500 करोड़ बकाया है, बीच में क्यों बोलते हैं? आपको कुछ पता है नहीं, ना कोई डिटेल है, ना कोई जानकारी है। बुजुर्ग आदमी आपकी सम्मान करते हैं, हम आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। आपके पास ना कोई डेटा है, ना कोई जानकारी है, खाली हमने ये दे दिया। पूछ तो रहे हैं आपसे एफआरपी पे जो रेट है वो कितने का है प्रति कुंटल गन्ने का, इसको भी नहीं आप बता सकते। बीच में बोलना बहुत जरूरी है। एफआरपी पे 285 रुपए है और 275 रुपए है, 10 रुपया बढ़ा के 285 हो गया। अब उत्तर प्रदेश में 325 रुपया वैसे पहले से मिल रहा है, तो 10 रुपया बढ़ाने कोई मतलब नहीं हुआ।
अभी जो फसल बीमा योजना की बात कर रहे हैं, 2017 में 72 लाख किसान उत्तर प्रदेश में फसल बीमा योजना के अंतर्गत आते थे, लेकिन आज जब 2021 आ गया है, उसकी संख्या घट के 47 लाख हो गई है। ये कहां से हुआ? ये बीमा कंपनियों की जादूगरी है और मोदी सरकार की रहमत है उनके ऊपर। इसी वजह से आज किसान की आय दोगुनी करने की बात करते हैं। आप मुझे बता दीजिए, डीएपी खाद की कीमत कितनी हो गई है, डीजल की कीमत कितनी हो गई है, पेट्रोल की कीमत कितनी हो गई है, लेबर कितनी हो गई है, बिजली जो समाजवादी पार्टी सरकार में 3 रुपए यूनिट मिलती थी वो 8 रुपए यूनिट हो गई है, बिजली 3 गुना बढ़ गई है, डीजल 2 गुना बढ़ गया है, बीज का दाम 2 गुना बढ़ गया है। उसके बाद फिर कैसे किसान का आय 2 गुना हो गया है? किसान की आय 2 गुनी करने के कहने के बाद भी ये करीब 2,500 करोड़ रुपया फसल बीमा कंपनियों का फायदा हुआ है मात्र उत्तर प्रदेश से। ये 2,500 करोड़ रुपया आया कहां से, मुझे बताइए? किसानों का तो पैसा है। तो ये गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। दूसरी बात है कि आज जो डीजल इतना महंगा है, लगभग 90 रुपए के आसपास डीजल बिक रहा है। अभी कल या परसों जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, उसमें जो डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश के किसानों की आय 2 गुनी कर दी जाए तो उसको जीएसटी के दायरे में ला लेते। तो इससे अगर दायरे में लाते तो हमें करीब 65 रुपए के हिसाब से डीजल मिलने लगता। तो ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये काम ना अशोक पांडे जी बताएंगे, ना योगी जी बताएंगे, ना मोदी जी बताएंगे। इसके पहले जब 2017 में चुनाव हो रहा था तो इस देश के गृह मंत्री जो वर्तमान में है, अमित शाह जी, कहते थे कि 14 दिन के अंदर अगर गन्ना का भुगतान नहीं होता है उस पर किसानों को ब्याज मिलेगा। आज किसानों का 12,000 करोड़ रुपए लेके बैठे हुए हैं, उसका ब्याज कौन खा रहा है? सरकार खा रही है। इसका मतलब किसान के खून पसीने के पैसे को भी आप उसमें अपने अपने काम में ले रहे हो। इसके अलावा जो ये बता रहे हैं, इनका जो मैनिफेस्टो है मैं आपको दिखा देता हूं। इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम 10 नए विश्वविद्यालय बनाएंगे। आप मुझे बता दीजिए एक विश्वविद्यालय का नाम जो आपने बनाया है, कोई एक विश्वविद्यालय बनाया हो 4.5 साल में, तो बताइए। अब आने वाले 6 महीने में तो कोई बनेगा नहीं, तो वहां 100% झूठ बोला। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि जो दलित बन गया कल परसों शुरुआत स्थापना बन गया। अरे शिलान्यास किया, ये बोलो ना, स्थापना क्या होता है? शिलान्यास किया, शिलान्यास का शिलान्यास करो, प्रदेश का सत्यानाश करो। इसके अलावा कोई काम? अरे तो समय क्यों नहीं कर दिया? 2017 में क्यों नहीं किया? किसने रोका था? 2017 में क्यों नहीं? 10 जमातों को खोलने हैं, 10, सुनिए पहले, 10 चलिए प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, मैं फिर कहूंगा, देखिए ठीक है, नाकामियां अगर बहुत ज्यादा है और ये अगर सही में बता रहे हैं जो बात, तो उसमें भी तथ्यात्मक सच्चाई नहीं है, तो जनता इसका फैसला करेगी, जनता इसका फैसला करेगी। मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी के लिए तो अच्छा अवसर है। विकास जी ठीक है, चलिए धर्मेंद्र जी आपने अपनी बात रख ली। अब विकास जी की बारी है, अब विकास जी की बारी है। विकास जी बात नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरी एक बात रह गई है। 10 विश्वविद्यालय खोलने के बाद मैं आ रहा था, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, SC ST की स्कॉलरशिप की बात है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, ये देखिए मैनिफेस्टो लिखा है, इसमें इन्होंने बोला था कि 500 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप देंगे। आज उत्तर प्रदेश में जो दलित और पिछड़ा, दलित और SC ST के जो बच्चे थे, जो 0 फीस पे एडमिशन होता था, उन्होंने 2017 में आते ही खत्म कर दिया। यानी कि 2016 का मैनिफेस्टो, जिसमें 500 करोड़ रुपए देने की बात कही गई थी, जो योजना पहले से चली आ रही थी स्कॉलरशिप देने की, उसको आपने खत्म कर दिया। तो आपने भाई किसका विकास कर दिया? तो सबका विकास कहां चला गया आपका? अरे इतना गुमराह मत करिए लोगों को, कुछ तो कुछ करना पड़ता है। 1 रुपए की पर्ची को 100 रुपए कर दिया, ये कौन सा विकास है भाई? अरे विकास तो हो रहा है, लेकिन कहीं दूसरी जगह से ला रहे हो। विकास की बात हो रही है, ठीक है, चलिए जवाब जनता देगी। जवाब फिर मैं वही कह रहा हूं, जवाब आखिर में तो जनता को देना है ना। विकास श्रीवास्तव जी। विकास जी, जिन मुद्दों को आप एड्रेस कर रहे हैं, इन मुद्दों को आप लोग हर विधानसभा चुनाव में कमोबेश दोहराते रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी और महंगाई, इसके अलावा किसान, इन सब की चर्चा हर विधानसभा चुनाव में होती है। 32 साल हो गए सत्ता से बाहर रहते हुए। इस बार भरोसा करेगी क्या जनता? देखिए, जनता हमेशा भरोसा करती है। जनता ने कभी कांग्रेस का नुकसान नहीं किया, जनता ने कांग्रेस का साथ किया है। धर्म और जाति और नफरत की बंटवारे की जो राजनीति होती है, उसने हमेशा राजनीति को छिन्न भिन्न किया है। और उसके बाद हुआ क्या? उत्तर प्रदेश का विकास 89 से पहले कहाँ था? जितने भी बिजली घर बने हैं कांग्रेस की सरकार में थे, जितने विश्वविद्यालय, रेलवे, पुल, बड़ी बड़ी संस्थान, सब कांग्रेस ने। आज ये बता रहे हैं कि वो घाटे में है। अगर घाटे में है तो उसको कौन मूर्ख व्यापारी खरीद रहा है? अगर वो फायदे में है तो वो सरकार उसको क्यों बेच रही है? एक्चुअली में जितना विकास उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ, उसके रखरखाव को गैर कांग्रेसी सरकारों ने नहीं कर पाई। और उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है, उन इकाइयों को केवल बेच के अपना खर्चा निकालना चाहती है, अपनी जेब भर रही है। उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक करोड़ों करोड़ों कर्जे में डूबा हुआ है।
अगर आज जनता ने इनको फिर से जाति और धर्म के चश्मे से वोट दिया तो उत्तर प्रदेश के विकास को तो अब कोई उम्मीद दिखने दी, विनाश की ओर बढ़ जाए। चलिए ठीक है विकास जी, आपकी इसी बात के साथ अब मैं चर्चा यहीं समाप्त करूंगा, समय नहीं मेरे पास। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि रिपोर्ट कार्ड भी आज रख दिया गया, विपक्ष ने सवाल भी उठा दिए हैं और अब जनता के बीच में ये सभी पार्टियां जा रही हैं। देखना यह है कि जनता इनमें से किसकी बात पर भरोसा करती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।